मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे भावी मुख्यमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष मेरे मित्र भाई विजय गोयल, पार्टी के उपाध्यक्ष श्रीमान मुख्तार नकवी जी, आदरणीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, श्री श्याम जाजू, डॉक्टर अनिल जैन, मेयर बहन सरिता चौधरी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहनों, ऐसा लगता है इस बार चुनाव एक जन आंदोलन बन गया है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बीच जाओ, मध्य प्रदेश जाओ या राजस्थान के रेगिस्तान में जाओ या दिल्ली के भिन्न भिन्न इलाकों में जाओ, इस चुनाव में नजर आया है कि चुनाव न उम्मीदवार लड़ रहे हैं, न पार्टियां लड़ रही हैं, चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है। पहले लोग वोट देते थे किसी को जिताने के लिए, पहले वोट देते थे लोग किसी को पराजित करने के लिए, लेकिन इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि लोग वोट देने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को सजा देने के लिए, सजा देने के लिए। भाइयों बहनों, आम आदमी के मन में कांग्रेस पार्टी के कारनामों से न सिर्फ निराशा हुई है, लेकिन उन्होंने जिन हथकंडों को आजमाया है, जिन तौर तरीकों से देश चलाया, राज्य चलाया, उसके कारण भारत का मतदान का, नागरिक का मन आंदोलित हो उठा है। क्या कोई सरकार ऐसी गैर जिम्मेवार हो सकती है? लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार क्या जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मान सकती है? भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, सुधारने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी अहमियत ये होती है कि राजनीतिक दलों ने जनता के साथ तालमेल रखना होता है, संवेदनशील होना पड़ता है, और अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उसे बार बार ठीक करते रहना पड़ता है और जनता की सेवा में प्रस्तुत होना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी
अहंकार के 7वें आसमान पर पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जनता उनकी जेब में है। वो जनता के साथ जो चाहे वो खेल कर सकते हैं, खिलवाड़ भी कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जब तक हम कांग्रेस पार्टी के कारनामों को नहीं समझेंगे, तब तक हमें हमारी दुर्दशा का कारण समझ नहीं आएगा। सवाल कांग्रेस की एक सरकार, ये सरकार, वो सरकार, फलानी सरकार, ढीकली सरकार, राज्य की सरकार, दिल्ली की सरकार, वो मुद्दा नहीं है। कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस की वृत्ति, कांग्रेस की प्रवृत्ति, कांग्रेस के इरादे, ये सारी बातें अगर हम समझें तो हमें ध्यान आएगा कि इस देश का संकट क्यों है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी एक डिवीजिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का एकता में विश्वास नहीं है। देश के 125 करोड़ नागरिक मिलजुल करके जिंदगी गुजारे, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस की हर हरकत तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो, यही उनका कारनामा रहा है। और भाइयों बहनों, कांग्रेस जनता की आंख में धूल डालने में माहिर है। आप मुझे कहिए, दिल्ली को पानी की इतनी बड़ी समस्या है ना? पानी की समस्या है ना? यहां ग्राउंड में पानी पहुंचाता कि नहीं पहुंचाता, मैं नहीं कह रहा हूं। दिल्ली में पानी है कि नहीं है? भाइयों बहनों, हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है कि दिल्ली को पानी दे। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी पानी की समस्या को वो सुलझा नहीं पा रहे हैं। भाई बहनों, कैसे काम होता है? गुजरात में नर्मदा का पानी, गुजरात के लिए नर्मदा का पानी सब कुछ है, लेकिन राजस्थान को पानी देना था। राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, लेकिन नर्मदा का पानी राजस्थान को देने में गुजरात ने कभी रुकावट नहीं डाली, क्योंकि पानी ऐसी चीज है जो हर इंसान को पहुंचनी चाहिए। वहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हमने पानी पहुंचाया। यहां दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पानी नहीं पहुंचाते। क्यों? सत्ता का नशा है, जनता के दुख की इसमें चिंता नहीं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने में मशहूर है, वो वादा तोड़ना जानती है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। मुझे पूरी ताकत से सब जवाब दीजिए, वादा किया था? महंगाई कम हुई? महंगाई गई? महंगाई बढ़ी? आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने वादा तोड़ा? आप कांग्रेस से नाता तोड़ोगे? भाइयों बहनों, जो पार्टी वादा खिलाफी करती है, वादा तोड़ती है, उस पार्टी से नाता तोड़ने का वक्त आ गया है। आप मुझे कहिए, आज आपको अनऑथोराइज कॉलोनी में रहने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? आज दिल्ली में रोजी रोटी कमाने के लिए आने वाले व्यक्ति को झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर क्यों करनी पड़ रही है? भाइयों बहनों,
अगर देश आजाद होने के बाद इन्होंने हिंदुस्तान के गांवों का विकास किया होता, गांव में लोगों को रोजी रोटी मिली होती, तो किसी को अपने मां बाप छोड़ करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में आकर के रहने की नौबत नहीं आती। पहले उन्होंने गांवों को तबाह किया, आपको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया, बूढ़े मां बाप को छोड़ने के लिए मजबूर किया, खेत खलिहान यार दोस्त सब कुछ छोड़ करके 2 टाइम भोजन के लिए, मां बाप का पेट भरने के लिए आप दिल्ली की गलियों में रोजी रोटी कमाने के लिए आए। अगर उन्होंने वहां कुछ भी सुविधाएं दी होती तो इन नौजवान को अपने मां बाप को छोड़कर के नहीं आना पड़ता। और यहां आए तो न रहने को घर, न पीने को पानी, रैन बसेरा तक उपलब्ध नहीं। और अगर कोई कहीं अपनी जगह बना ले तो आए दिन हफ्ता लेने वाले लोग पहुंच जाए, 50 रुपया 100 रुपया उठा जाए, यही जिंदगी गुजारनी पड़ती है ना। भाइयों बहनों, इसके खिलाफ आवाज उठाने का एक वक्त आ गया है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है और भ्रष्टाचार की उनको ऐसी आदत हो गई है कि उनको भ्रष्टाचार अब बुरा लगता ही नहीं है। वे एक प्रकार से अपने जीवन का, अपने कार्य का हिस्सा मान लिया है। पूरी एबीसीडी आप ए से जेड तक चले जाए, हर अल्फाबेट के साथ कांग्रेस का भ्रष्टाचार आपको जुड़े मिलेगा। पूरी एबीसीडी देख लीजिए। देखिए, ए फॉर आदर्श घोटाला, बी फॉर बोफोर्स घोटाला, सी फॉर कोयला घोटाला, और डी में बताना नहीं चाहता हूं, आप जानते हैं कौन है यहां। भाइयों बहनों, सेना के जवानों के विधवाओं के लिए जो मकान बने, ये मकान भी कांग्रेस के लोग अपनी सास के नाम कर लिए, अपनी सास के नाम कर लिए। मुख्यमंत्री अपनी सास के नाम करगिल की विधवा का मकान करवा ले, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। भाइयों बहनों, जो कांग्रेस पार्टी करगिल के वीर शहीदों की विधवाओं के मकान अपने नाम पर कर सकती है, अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों का मकान बांट देती है, क्या वो कांग्रेस आपकी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को निकाल करके कोई मकान दे पाएगी? आपको झुग्गी झोपड़ी से बाहर निकाल के मकान दे पाएगी? अरे मकान का नाम भी लेगी तो अपने परिवार के नाम पर कर देगी और पैसा आपका चला जाएगा। कुछ लोग आदतन बुरा करने की आदत वाले होते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव रहता है कि एक ही प्रकार से हर चीज करते रहते, उसमें सुधार नहीं करते। कांग्रेस वाले भी आपके यहां पिछले चुनाव में राजीव रतन योजना लेके आए, ठीक है, और उन्होंने लोगों को मकान देने का वादा किया था। आपसे फॉर्म भरवाए थे, हजारों की तादाद में लोगों ने मकान बनेगा इस आशा में फॉर्म भर दिए और लोगों ने वोट भी दे दिए, उनकी सरकार भी बन गई। कोई है पूरे दिल्ली में एक इंसान जिसको इस योजना से मकान मिला हो? भाई जरा जवाब दो, मकान मिला है किसी को? किसी को मकान मिला है? किसी को मकान मिला है? अब देखिए कांग्रेस की कमाल। भाई दिल्ली वाले लोग, आपको जैसे जीना है जियो,
आपकी मर्जी पड़े वैसे काम करो, लेकिन कुछ बात ऐसी है जो गुजरात वालों से सीखो। सीखोगे? सीखोगे? मैं बताता हूं आज। ये जिस प्रकार से इन्होंने आपके यहां फॉर्म बांटे थे, उसी प्रकार से बिल्कुल डिट्टो टू डिट्टो जैसे दिल्ली के लोगों से उन्होंने चीटिंग किया, वैसा ही गुजरात के 2012 दिसंबर के चुनाव में फॉर्म बांटे, मकान का मॉडल खड़ा कर दिया उन्होंने तो। और मैडम सोनिया जी ने आकर के रिबन भी काटी, सारे मीडिया वालों ने तस्वीर भी दिखा दी। हर दिन चलता था, ऐसा मकान मिलेगा, ऐसा कमरा होगा, ऐसा बाथरूम होगा, ऐसा किचन होगा, क्या क्या दिखा देते था। पूरा स्वर्ग ने जमीन को उतार के रख दिया था उन्होंने, और लोगों से फॉर्म भरा रहे थे, और ऐसी हवा बना दी थी कि अब गुजरात में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, हर एक को अपना नया घर मिल जाएगा। लोग बेचारे वो फॉर्म लेने के लिए और फॉर्म देने के लिए कतारों में खड़े रह जाते थे, और मीडिया के लोग लंबी लंबी कतारें दिखाते थे, और ऐसा माहौल बना दिया कि ये घर ऐसा कांग्रेस ने इश्यू लाया है कि हम मोदी जाएगा। भाइयों बहनों, आप दिल्ली के लोग अच्छे हो, भोले भाले हो, आपने फॉर्म लेकर के वोट दे दिया, गुजरात वालों ने फॉर्म लिया, फिर उनसे हिसाब मांगा, बताओ जमीन कहां है, घर कहां बनाओगे, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, पैसे कहां हैं। और कांग्रेस वाले फू करने लग गए, कहां गए। और गुजरात की जनता ने कांग्रेस के झूठे वादों को लात मार के फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। भाइयों बहनों, ये झूठे वादे करना, लोगों को गुमराह करना, यही उनका खेल रहता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, सारी दुनिया में भाइयों, कोई देश ऐसा नहीं होता है जो अपनी राजधानी का ध्यान न रखता। सारे विश्व के लोग वहां आते हैं, दुनिया के सामने राजधानी के माध्यम से विश्व में पूरे देश की पहचान बनती है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि जिनको ये देश दुनिया के सामने उसकी ताकत का परिचय करवाना चाहिए, विश्व हिंदुस्तान का लोहा माने, ये इनका इरादा नहीं है। उनको तो उनकी कुर्सी सलामत रहे, आप खुश रहे या न रहे, उसे कोई लेना देना नहीं, उनको अपनी कुर्सी से ही लेना देना। इसलिए भाइयों बहनों, जो पार्टी देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं होगा जो खेल के मैदान में कभी भी पाप करे। सारे विश्व में सदियों से एक शब्द बड़ा प्रचलित है, और सब दुनिया की हर भाषा ने उसको माना हुआ है, और वो शब्द है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये शब्द दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत वाला शब्द है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी अच्छा करे तो उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के रूप में नवाजा जाता। कोई एक शब्द इतनी ताकत रखता हो वैसा शायद दुनिया में कहीं नहीं। उसी स्पोर्ट्स की तपस्या के कारण स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शब्द आया है।
ये हिंदुस्तान पहला देश है दुनिया में जिसने उस स्पोर्ट्स को ही कलंकित कर दिया। दोस्तों, इन्होंने छोटा मोटा नुकसान नहीं किया है, सदियों की एक महान विरासत को चोट पहुंचाई है। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ये 550-100 करोड़ के ऊपर में मेरा मुद्दा नहीं है मित्रों, भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है। आप देखिए कोरिया के नसीब में आज से 20 साल पहले ओलंपिक खेल का यजमान बनने का अवसर मिला, होस्ट बनने का अवसर मिला। कोरिया छोटा देश, मेरे गुजरात से भी छोटा देश है कोरिया। कोरिया के लोगों ने ओलंपिक गेम का अवसर मिला और जो कमाल किया, किसी जमाने का डेवलपिंग कंट्री कोरिया दुनिया के सामने ओलंपिक व्यवस्था के आधार पर जिस लेवल से उसने होस्ट किया उसके आधार पर दुनिया के समृद्ध देशों को कोरिया का लोहा मानने के लिए मजबूर कर दिया था। एक खेल के सहारे दुनिया में कोरिया छा गया था। गुजरात से भी छोटा देश, इतना बड़ा हिंदुस्तान, और ओलंपिक गेम नहीं था, सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम था, छोटा सा अवसर था। इस अवसर से न सिर्फ दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान की दुनिया में हम छवि पैदा कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को रुपयों पैसों से आगे कुछ दिखता नहीं है। भाइयों बहनों, राजीव गांधी कहा करते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गरीब के घर जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। जिस समय राजीव गांधी ने कहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी का राज था। नगर पालिका, महानगर पालिका, विधानसभा, पार्लियामेंट, चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस छा गई थी। और उस समय जबकि हर जगह में कांग्रेस का राज था, तब राजीव गांधी ने कहा था दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गरीब के घर जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस को भ्रष्टाचार का रोग आज से नहीं है, राजीव गांधी भी कह करके गए हैं। और इतना नहीं, ये देश जानना चाहता है ये कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस घिस करके 15 पैसा कर देता था। और इसलिए भाइयों बहनों, ये कांग्रेस, इसके काम को जरा जानिए, ये कांग्रेस के काम को जानिए। ये कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय आती है, हाथ जोड़ती है, आंख मिल जाए तो फिर हाथ मिलाती है, फिर हाथ दिखाती है, थोड़ा अच्छा माहौल बन जाए तो हाथ आजमाती है, और बराबर सेटल हो गया तो हाथ की सफाई शुरू। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की कमाल देखो, दिखाते हैं एक हाथ, लूटते हैं दोनों हाथों से। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार इस देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जयप्रकाश नारायण जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा, वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहे और एक वैक्यूम पैदा हुआ। भ्रष्टाचार फूलता फैलता रहा, एक नई आशा की किरण जन्मी। अन्ना हजारे जी इस उम्र में उन्होंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया।
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक पवित्र इंसान ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। देश के हर नौजवान को अन्ना हजारे जी में एक आशा बन गई कि काश अब अन्ना जी आए हैं, देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। देश उनके साथ खड़ा होने लग गया। लेकिन वो हवा देख करके, अन्ना की पवित्रता के कारण जो भीड़ हो रही थी उसको देख करके कुछ लोगों के दिल में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पैदा हो गई। निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के खातिर, निजी स्वार्थ के खातिर अन्ना हजारे जी के इतने बड़े महान कार्य को, इतने बड़े महान आंदोलन को इसकी पीठ पे इन लोगों ने छुरा भोंक दिया। उनके बगल में बैठ करके इनका उनकी दरी नीचे से खींच लेने का प्रयास किया। एक आंदोलन खड़ा हो रहा था, उसका बाल मृत्यु हो गया। कांग्रेस का भ्रष्टाचार करने का हौसला बुलंद हो गया। उसको लगा कि कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। भाइयों बहनों, जिन्होंने व्यक्तिगत राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण हिंदुस्तान की इतनी बड़ी चेतना को नष्ट किया है, इतने बड़े जन आंदोलन को धोखा दिया है, जो अन्ना के नहीं हुए वो आपके नहीं हो सकते हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी तो हाथ से लूटती थी, ये तो झाड़ू मारते साफ कर देती थी। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे लोगों से बच के रहना जिनका कोई अता पता नहीं मिलेगा। ऐसी भीड़ पता नहीं कब कहां ले जाए हमें। इसलिए भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के पैसों से चल रहा खेल है। वो पिछले चुनाव में वो मकान के फॉर्म में आप लोग फिसल गए, फिर एक बार इसमें मत फिसल जाना। जैसे उन्होंने मकान देने का वादा करके धोखा किया, वैसा ही ये दूसरी दुकान खोल करके धोखा किया है। ये कांग्रेस का ही खेल है, इसको समझने में गलती मत करना भाइयों। भाइयों बहनों, यहां पर एक स्मारक बना हुआ है। स्मारक, जरा आपको हैरानी होगी शब्द सुनकर के, स्मारक कांग्रेस के भ्रष्टाचार का स्मारक है, कांग्रेस के कुशासन का स्मारक है। वो क्या? यहां जो बीआरटी विफल हुई ना, इसका नमूना। भाइयों बहनों, दिल्ली में बीआरटी विफल गई, गुजरात में बीआरटी सफल हुई, यूनाइटेड नेशन तक के अवार्ड लेके आई। क्यों? यहां भ्रष्टाचार होता है, कुशासन है, सोच नहीं है, उसका परिणाम हुआ है कि बीआरटी विफल गई है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी मां बहनों की रक्षा करने में तो सफल नहीं हो रही है। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, सेना के जवानों का भी सुरक्षा करने का सामर्थ्य दिल्ली की सरकार में नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये देश आपसे जवाब मांग रहा है। वो विधवा चीख चीख करके पूछ रही है कि उसके पति का सर काट करके ले गए पाकिस्तान के लोग, जरा दिल्ली की सरकार जवाब दे। भाइयों बहनों, सेना के जवानों के सर काट लिए जाए, सेना के जवानों को गोलियों से भून दिया जाए, और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जयपुर बुला करके चिकन बिरयानी का भोजन करा दे, और ये कहे कि तो हमारा प्रोटोकॉल है। क्या सर काटना भी प्रोटोकॉल होता है क्या? क्या हमारे नौजवान, हमारे सेना के जवानों को आकर के गोलियों से भून दे रहे प्रोटोकॉल होता है क्या? भाइयों बहनों, जिस प्रकार से कारनामे चले हैं, और तब मैं जाकर के कहना आया हूं भाइयों,
और आज मैं इस चुनाव दौर की मेरी आखिरी सभा है। कल चुनाव प्रचार समाप्त होने वाला है। मैं अंबेडकर नगर की धरती से और बाबा साहब अंबेडकर का स्मरण कर करके जब कह रहा हूं तब उस महापुरुष को वंदन करते हुए मैं कहना चाहता हूं, मैं पूरे दिल्ली वासियों से कहना चाहता हूं, बस्तर में जहां माओवादियों ने लोकतंत्र को ललकारा था, कर्फ्यू घोषित किया था, वोट करने का बहिष्कार किया था, लेकिन वहां के मेरे जंगलों में रहने आदिवासियों ने माओवादियों की बंदूक की नोक के नीचे बिना डरे बिना हचके 75% वोटिंग किया था। भाइयों, एक बार ताली बजा करके उनको सलाम करो। माओवादियों की गोलियों के बीच अगर मेरा एक आदिवासी भाई 75% वोटिंग करता है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, तो क्या मेरा दिल्ली वासी वोट नहीं करेगा क्या? मैं दिल्ली वासियों से प्रार्थना करता हूं, मैं पूरी दिल्ली को प्रार्थना करता हूं कि लोकतंत्र का मंदिर, उसकी पूजा करने का अवसर होता है मतदान, उसका मौका न छोड़े। और मैं दिल्ली वासियों से एक अर्ज करना चाहता हूं, आप जब वोट करने जाएं, कुछ बातें सुबह स्मरण करके जाएं। आप जब वोट करने जाएं, तब जो दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, आज उसको रेप कैपिटल के रूप में जिस प्रकार से बदनामी हुई है, वो कभी भूलना मत। वोट देने के लिए जाए तो उसको याद करके जाना। आप जब वोट करने जाएं, तब पल भर के लिए उस निर्भया को याद करना, जिसके कारण आपको दिल्ली की हर बहन बेटी याद आएगी और तब जाकर के कमल के निशान पर वोट दबाना। आप जब वोट करने जाएं, तब उस गुड़िया को याद करना। आपको छोटी छोटी बच्चियां नजर आएगी, छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे, आपके अगल बगल उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए उनको स्मरण करके जाइए, उस गुड़िया को स्मरण करके जाइए, कमल के निशान पर बटन दबाइए और गारंटी लीजिए हमारी किसी गुड़िया पर कभी कुछ होगा नहीं। इस विश्वास को लेकर के जाइए। जब आप 4 तारीख को वोट करने जाएं, तो स्मरण कीजिए उस इंडिया गेट का। ठंड के दिन थे, नौजवान रात रात बिना स्वार्थ के बहन बेटी की इज्जत के लिए जूझ रहे थे। तब ये दिल्ली की सरकार ठंडे पानी की बौछारें उड़ा रही थी। वो थर थर कांप रहे नौजवानों को याद करना और कमल के निशान पर बटन दबाना दोस्तों, और कमल के निशान पर बटन दबाना। भाइयों बहनों, जब आप 4 तारीख को वोट करने जाएं, तब याद रखना कि रामलीला मैदान में भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, बाबा रामदेव का वहां कार्यक्रम चल रहा था। आधी रात को जाकर के निर्दोष लोगों पर पुलिस ने जो जुल्म किया था, लोगों को मारने की कोशिश की गई थी, उस बाबा रामदेव पर हुए जुल्म को याद करना। रामलीला मैदान को आधी रात को हुआ जुल्म, जो कभी अंग्रेज भी नहीं करते थे, जलियांवाला बाग भी उस प्रकार से नहीं हुआ था, उसको याद करके कमल के निशान पर वोट देना। भाइयों बहनों, आप जब वोट करने जाएं, तब गुड़गांव से लेकर के जोधपुर तक सारी जमीन हड़प करने वाले लोग कौन है, उनका जरा चेहरा याद करना, उनके जरा ससुराल वालों को याद करना, और फिर कमल के निशान पर पवित्रता की खातिर वोट देने का काम करना। ये मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। भाइयों बहनों, जब आप वोट करने जाए, तब मामा भांजा को मत भूलना। वो मामा भांजा को नहीं भूलना जो मामा भांजा ने मिलकर के रेल को लूटा और सीबीआई ने उन पर हाथ लगाने से मना कर दिया। भाइयों बहनों, कितनी कितनी कथाएं सुनाऊं मैं आपको, कितनी कितनी घटनाएं सुनाऊं। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप कमल के निशान पर बटन दबाइए। और कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन लीजिए, आप मुलायम सिंह को दबा सकते हो,
आप मायावती को दबा सकते हो, ये नरेंद्र मोदी है। ये सरदार पटेल की भूमि से आता है। और कांग्रेस के लोग कान खोल के सुन लो, ये दिल्ली की संसद भी सुन ले। आप जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। जितना कदम उछालोगे, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। ये मान करके चलो भाइयों बहनों। मैं एक नारा बुलवा तो बोलोगे, सबके सब बोलोगे। मैं कहूंगा पहले मतदान, आप कहेंगे फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।